देखिए आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए सभी आपके इसमें हम शॉर्ट ट्रिक से आपको करा रहे हैं। ठीक है, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी का चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो या कोई अलग एग्जाम हो, सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। देखिए अगर बात करें यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्रम की बात करें तो सबसे पहले बात करें पुर्तगाली जो आए थे आपके, ये आए थे 1498 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपके डच आए, ये आए थे डच कहाँ के थे, हॉलैंड के, ये आए 1605 ईस्वी में। उसके बाद ब्रिटिश अंग्रेज आए जो इंग्लैंड, ठीक है, ये कहाँ के थे, अगर बात करें तो 1608 में। उसके बाद डेनिस आए, ये आए 1620 में। और फ्रांसीसी आए, ये आए 1668 में। ठीक है, उसके बाद स्वीडन। ठीक है, देखिए अगर बात करें विदेशी कंपनियां जो आई हैं इंडिया में, देखिए विदेशी कंपनियों के अगर आगमन की बात करी जाए जो इंडिया में आई हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, देश कहाँ की थी, पुर्तगाल। ठीक है, कब स्थापना हुई, 1498 में। कहाँ पर हुई, भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन 1503 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये कहाँ की थी, इंग्लैंड और ब्रिटेन। ये कब आई, 1600 में। कहाँ पर पहली फैक्ट्री लगी थी, सूरत में, 1613 में। ठीक है, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसकी स्थापना 1602 में। कहाँ पर लगी थी, मछलीपट्टनम, 1620 में। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री कब लगी थी, 1620 में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, डेनमार्क। ठीक है, और स्थापना वर्ष इसका 1616। और ये पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, त्रावणकोर में, 1620 में। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये फ्रांस की थी, इसकी स्थापना 1664। और सूरत में पहली फैक्ट्री लगी 1668 में। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये कहाँ की थी, स्वीडन की, स्थापना 1731। चीन में इन्होंने पहला अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें पुर्तगाली। देखिए पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 1498 में अहमद वन मचीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल, ठीक है, नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। 1605 में फ्रांसीसी को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है, 1510 ईस्वी में अलबुर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। कब छीना था, 1510 में। ठीक है, अगर बात करें फ्रांसीसी की, देखिए फ्रांसीसी 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री काल्वर्ट के फ्रांसीसी से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंड से ओरिएंटलिस नाम से जाना गया। ठीक है, फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। ठीक है, 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने बेलिमुट्टपुरम के सूबेदार शेरका लोधी से पदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था। ठीक है, जिसे कालांतर में पांडेचेरी कहा जाता है। ठीक है, देखिए वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकुट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। ठीक है, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अब बात करें अंग्रेजों की। देखिए अंग्रेज 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के पूर्व से ही व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, 1609 में जेम्स प्रथम ने
अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, आगे बात करें, 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ठीक है, 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। फलस्वरूप चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में मिला था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बंबई को प्राप्त किया गया था। ठीक है, देखिए अगर बात करें प्लासी का युद्ध, देखिए प्लासी का युद्ध की बात करी जाए तो प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था। किन के मध्य? देखिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, सेनापति इसमें कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मध्य हुआ था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज इसमें विजयी रहे। अगर बात करें इसमें क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। कहां से? प्लासी के युद्ध से। ठीक है, आगे बात करें बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर के युद्ध का कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। किन के बीच हुआ था? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, अंग्रेजों को भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित करी। कहां से? बक्सर के युद्ध से। ठीक है, चलिए आगे बात करें इलाहाबाद की संधि। देखिए इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम सेकंड से कब हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शाह आलम से कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि सिराजुद्दौला से 16 अगस्त 1765 में। ठीक है, पहली संधि जो हुई थी वो शाह आलम सेकंड से। ठीक है, दूसरी सिराजुद्दौला से 16 अगस्त 1765 में। ठीक है, कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। ठीक है, प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। प्रमुख कारण क्या था इसका? इसका था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, संधि क्या हुई थी इसमें? एक्सला सेम्पेलेस की संधि 1748 में हुई थी। परिणाम इसका अनिर्णित था। ठीक है, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की बात करी जाए तो 1749 से 54 ईस्वी। इसमें किस लिए हुआ था? ये कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें जो संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि 1755 में हुई थी। ठीक है, इसमें परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज मजबूत स्थिति में बने रहे। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध की बात करें तो 1758 से 63। इसमें प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। ठीक है, इसमें संधि जो हुई थी पेरिस की संधि 1763 हुई थी। इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। शासक कौन था? हैदर अली। ठीक है, वहां का बंगाल गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेस्ट के बीच। ठीक है, मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था? ये संधि हुई थी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच? हैदर अली और वारेन हेस्टिंग। ठीक है, मैसूर के शासक हैदर अली। ठीक है, उस समय थे। बंगाल के गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? मंगोलों की संधि हुई थी 1784 में और हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। ठीक है, मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। ठीक है, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। ठीक है, टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलजली। ठीक है, मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखें। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? संधि क्या परिणाम रहे? देखिए आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी। इसमें सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। ठीक है,
इसमें अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिवेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधव राव नारायण पेशवा बना तथा राघव को पेंशन दी गई। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806। ठीक है। इसमें संधि देवगांव की संधि हुई थी पहले 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेज एवं भोंसले के मध्य। ठीक है। दूसरा सूरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेज एवं सिंधिया के मध्य है। ठीक है। तीसरा इसमें राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 को लॉर्ड वेल्लेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज वालो द्वारा होल्कर से संधि करी गई थी। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। इसमें पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि हुई थी। ठीक है। देखिए, समस्त मराठा क्षेत्र पर ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया था, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिटूर भेज दिया गया था। ठीक है। ये इसका परिणाम हुआ था। ठीक है। देखिए, आगे बात करें आंग्ल सिख युद्ध। देखिए, आंग्ल सिख युद्ध की अगर बात करी जाए, युद्ध, सिख शासक और गवर्नर जनरल, संधि और परिणाम क्या हो। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। ठीक है। दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह सेनापति, तेजा सिंह। ठीक है। उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, लाहौर की संधि हुई थी। ठीक है। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराजा को पदवी दी थी। ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। इसमें शासक सिख शासक थे दिलीप सिंह और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। इसमें क्या हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है। इसमें दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया गया था। ठीक है। आगे बात करें गवर्नर जनरल वायसराय। देखिए, वारेन हेस्टिंग कब से कब तक रहे, अगर उसकी बात करें, देखिए, अगर वारेन हेस्ट सबसे पहले जो गवर्नर जनरल, देखिए, अगर बात करें गवर्नर जनरल और वायसराय, देखिए, वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। इसके समय में अगर घटनाएं करें, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ठीक है। घेरे की नीति, रिंग्स फेंग्स नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय में ही। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और सालाबाई की संधि 1782 में इसी के समय हुई थी। ठीक है। और अगर बात करें, इसमें भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, वारेन हेस्टिंग को। ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। ये रहे हैं 1786 से 1793। इनके समय की घटनाएं अगर बात करें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। ठीक है। दूसरी घटना स्थायी बंदोबस्त 1793 की शुरुआत हुई। ठीक है। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है। वहीं पर इसकी कब्र स्थित है। ठीक है। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है। उसके बाद आपके लॉर्ड वेल्लेस्ली। ठीक है। उसके बाद आए आपके लॉर्ड वेल्लेस्ली। ठीक है। देखिए, सहायक संधि की शुरुआत किसके समय हुई थी, लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में शुरुआत हुई थी 1798 में। ठीक है। हैदराबाद की संधि 1798 और 1800 ईस्वी। ठीक है। मैसूर की 1799, तंजौर की 1799, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में एवं बसीन की संधि 1802 में इनके समय की घटना है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेल्लेस्ली के ही समय में हुई थी। ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें जाए तो इनका जो रहे हैं ये 1813 से 1823 तक। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध
1817 से 19 ईस्वी के मध्य इसमें क्या हुआ था, हस्तक्षेप की नीति हुई थी, ठीक है। और 1818 में पेशवा पद की समाप्ति हुई थी, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में, ठीक है। बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाना, ठीक है, ये भी इनके समय घटना है। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्य प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करना, ठीक है, ये इसके समय की ही घटना है, ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ, ठीक है। बेंटिंग ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। बेंटिंग ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 में क्या किया था? ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844, ठीक है। इनके समय की घटना की अगर बात करें तो प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। सिंध को 1843 इसमें पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। 1843 में दास तथा दास प्रथा का उन्मूलन 1843 एक्ट 5 द्वारा हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है, 1848 से 1856 ईस्वी, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में हुआ था। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था, ठीक है। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य, ठीक है। देखिए सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। इन पे क्या लगा था? कुशासन का आरोप लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भारत में रेलवे का जनक, ठीक है, इसे क्या, लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल, ठीक है। पहली बम्बई से थाने, दूसरी कलकत्ता से रानीगंज के मध्य, ठीक है। भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड कैनिंग की, देखिए लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1858, ठीक है, और 1858 से 62। देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, ठीक है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इनके समय में हुआ था, ठीक है। 1857 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी, ठीक है। कंपनी के शासन का अंत हुआ, ठीक है। मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आते हैं लॉर्ड मेयो, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी, ठीक है। इनके समय की घटना में देखिए 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था इनके समय में, ठीक है। 1865 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी, ठीक है। उसके बाद भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी, ठीक है। बाद में 1872 में क्या हुई थी? प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड लिडन की, देखिए लॉर्ड लिडन का कार्यकाल रहा है आपका 1876 से 1880 ईस्वी, ठीक है।
इनके समय में 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ था इनके समय में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इस एक्ट का आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। ठीक है। द्वितीय अंगल अफगान युद्ध 1878-80 ईस्वी में हुआ था। वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। देखिए, उसके बाद कार्यकाल लॉर्ड रिपन का रहा 1880 से 84 तक। देखिए, इनके समय में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। ठीक है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित 1882 ईस्वी में हुआ था। इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। विलियम हंटर की अध्यक्षता 1882 में शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1882 समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्वर्ट विल, ठीक है, इस पर विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। इल्वर्ट विल काय के नाम से? श्वेत विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके बाद कार्यकाल आता है आपका लॉर्ड डफरिन का। ठीक है। लॉर्ड डफरिन का 1884 से 86 ईस्वी। ठीक है। डफरिन के समय एयो हुम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड कर्जन की। देखिए, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो रहा है आपका 1899 से 1905 तक। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग, देखिए, इनके काल में अकाल आयोग का गठन हुआ था 1900 में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड के उसमें में। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था, अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिक। ठीक है। 1901 में ही रेलवे आयोग का गठन हुआ था, अध्यक्ष थे टॉमस रॉबर्टसन। ठीक है। 1902 में पुलिस आयोग का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सर टॉमस रेले। ठीक है। और इनके समय की घटना की बात करें, देखिए, 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। ठीक है। 19 जुलाई को इसकी घोषणा करी थी और उसके बाद सितंबर में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय का 1905 से 1910 तक। ठीक है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है। माले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना करी गई थी। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल की बात करें तो 1910 से 1916 ईस्वी। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा करी गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में करी गई थी। ठीक है। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड की। ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी। ठीक है। देखिए, इनके समय में 20 अगस्त 1917 को के सुधारों की घोषणा मेंटेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल की बात करें लॉर्ड रेडिंग की 1921 से 1926 ईस्वी। ठीक है। एकमात्र क्या थे? यहूदी वायसराय थे। ठीक है। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। ठीक है। 1922 में जो पहली परीक्षा ICS की हुई थी
लंदन और इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। ठीक है। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल की बात करें लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहा है 1926 से 1931 ईस्वी तक। ठीक है। इनके समय घटना देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टिंग बटलर समिति की नियुक्ति हुई थी। ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल का बात करें लॉर्ड लिथिगो। ठीक है। लॉर्ड लिथिगो 1936 से 1944 ईस्वी। ठीक है। इनके समय में पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936-37 में संपन्न हुआ था, जिसमें 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई थी। ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेड चेक कहा था। ठीक है। क्या कहा था? पोस्ट डेडेड चेक। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुई, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड बेवल की। देखिए लॉर्ड बेवल का कार्यकाल 1944 से 1947 ईस्वी। ठीक है। इनके समय में क्या क्या काम हुए थे? शिक्षा सुधार हेतु सर्जेंट योजना 1944 की घोषणा करी गई थी और बेवल योजना 1945 में प्रस्तुत करी गई थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। ठीक है। कब घोषणा करी थी? 20 फरवरी 1947 को घोषणा करी थी कि लॉर्ड क्लीमेंट ने घोषणा करी थी कि भारत को जून 1948 को सत्ता सौंप देंगे। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल लॉर्ड माउंटबेटन का 1947 से 1948 ईस्वी। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे। ठीक है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे। ठीक है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत का विभाजन रूपरेखा रखी गई थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त किए थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। उसके बाद बात करें सी राजगोपालचारी। ठीक है। सी राजगोपालचारी के 1948 से 1950 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालचारी। ठीक है। देखिए ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की बात करी जाए तो इसमें क्या थी? स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और मालवाड़ी बंदोबस्त। अगर बात करें जमींदारी बंदोबस्त की तो इसमें देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक, ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग। भूमि अधिकृत जमींदारों को कितनी थी? ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। ठीक है। अगर बात करें रैयतवाड़ी 1820, देखिए इसमें क्या था? किसके समय की है? टॉमस मुनरो। इसमें बम्बई, मद्रास, असम। ठीक है। ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग। भूमि का मालिक कौन था? किसान। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? किसान की होती थी। ठीक है। बात करें महालवाड़ी 1922 ईस्वी, हाल्ट मैकेंजी। ठीक है। ये कहाँ कहा थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग। भूमि पर गांव का अधिकार। ठीक है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी। ठीक है। आगे बात करें ब्रिटिश कालीन समितियां। देखिए ब्रिटिश कालीन समिति की बात करी जाए, इनाम आयोग अध्यक्ष वायसराय और उद्देश्य देखिए क्या था? इनाम आयोग का जो अध्यक्ष था वो इनाम। ठीक है। और इसका वायसराय की बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। उद्देश्य क्या था? भू स्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जांच हेतु।
चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी, ठीक है, सर चार्ल्स वुड और इसका वायसराय लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। भारत की भावी शिक्षा रूपरेखा तैयार करना इसका उद्देश्य था। स्टैचू आयोग अध्यक्ष रिचर्ड स्टेजी, ठीक है। वायसराय समय की बात करी जाए तो लॉर्ड लिटन, अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए, ठीक है। हंटर आयोग 1828 ईस्वी में, इसका अध्यक्ष विलियम हंटर, और वायसराय की बात करी जाए तो लॉर्ड रिपन। इसका उद्देश्य था शिक्षा की प्रगति के पुनर्वलोकन हेतु, ठीक है। आगे बात करें हर्सेल समिति 1893 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष हर्सेल और वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल आयोग 1900 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे सर एंटनो मैकडन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। इसका उद्देश्य था दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने हेतु, ठीक है। मनक्रीक आयोग 1901 में, ठीक है। अध्यक्ष थे सर बेवलिवन स्कॉट मनक्रीक, ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। इसका उद्देश्य था सिंचाई योजना, ठीक है, उद्देश्य था सिंचाई योजना, ठीक है। बात करें फ्रेजर आयोग 1902 में, ठीक है। अध्यक्ष थे सर डब्ल्यू फ्रेजर और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, और इसका उद्देश्य था पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच करना, ठीक है। सैंडलर आयोग, इसके अध्यक्ष थे माइकल सैडलर और गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इसका उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना करना, ठीक है। बटलर समिति हरकोर्ट बटलर, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश परसंपत्ता और देशी राज्यों की अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित था, ठीक है। अगर बात करें धन निष्कासन सिद्धांत, देखिए अब यहां से आगे हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक इससे अगले वीडियो में इसके साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।